बाबरी मस्जिद वाला भी पूरा सारा आपने शूट करके न्यूज़ ट्रैक पर डाला था। वहाँ वायलेंस भी बहुत हुई थी। एक कॉ ग्रुप था जिनने सब बाकियों को धक्का देना शुरू कर दिया। उसी वक्त जर्नलिस्ट और कॉरेस्पॉन्डेंट्स और कैमरामैन की मारपीट हो रही थी। उस वक्त हमारे उस टाइम साउंड रिकॉर्डिस्ट है, अब कैमरामैन है अशोक भनोत। उनने वो टेप लेके एक मंदिर के चारपाई के नीचे छुपा दिया। मधु जी, हम बात कर रहे थे किस तरह से जो ट्रेंड चेंज हुआ और बाद में आप न्यूज़ लॉन्ड्री आपने शुरू किया। मैंने न्यूज़ ट्रैक के बाद तो खैर वो चैनल ही पूरा आ गया, सो आप फिर पीछे हट गई, अपने को पीछे हटा लिया और सब अरुण जी को सौंप दिया। वो क्या फेज़ था कि आपको लगा कि पूरा चैनल ही अब आ सकता है? हाँ, आई थिंक इट वाज जब लिबरलाइजेशन हो गई, सारे एयरवेव्स खुल गई, सो आई थिंक इंडिया टुडे ने जैसे टीवी टुडे बनाया और प्रोग्रेस्ड इनटू फर्स्ट आज तक, विच वाज रियली स्पेशली विद एसपी सिंह। बहुत बढ़िया चैनल था एसपी सिंह के साथ, बिकॉज ही वाज अ रियल जर्नलिस्ट एंड आई थिंक इररिप्लेसेबल। लोग कहते हैं ना कि एवरीबडी इज़ रिप्लेसेबल। I don't think anyone has replaced S.P. Singh. He was a remarkable Hindi journalist, bilingual in every sense. He was really understood journalism, और journalism उनका धर्म था. So in that sense, उस time जब आज तक शुरू हुआ था उनके साथ बहुत बढ़िया हुआ था. I get sort of restless. I like to move on to newer things. So I left at that time, and अब आपने कुछ दूसरा शुरू किया था, हाँ, वाह इंडिया। वो इट वाज आई थिंक टू अर्ली इन द गेम इन द .com। हाँ, इट वाज टू अर्ली इन द गेम टू डू समथिंग लाइक दैट, एंड इट वेंट विद द बबल बर्स्ट। एंड उसके बाद मैंने तहलका के ऊपर जो उनने वो ऑपरेशन वेस्ट एंड की थी, where they did the sting operation on the BJP, on Bangaru Lakshman, on Jaya Jetli, on the army officers, on arms dealers, वो जो उनने सारे, उसकी मैंने किताब लिखी, in which it's really a journalist book in which I analyzed everybody. Vested interest. Yeah, it's called Tehelka as Metaphor. Yeah. अब ऐसा है कि उसमें उस किताब में कोई ठीक नहीं लग रहा, ना पॉलिटिशियंस, ना जर्नलिस्ट, ना आर्म्स डीलर्स, वो तो खैर कैसे ठीक लगेंगे। तो ये बात थी कि दैट बुक वाज जैसे वो जापानीज़ फिल्म मेकर रॉशमन के एक इंसिडेंट में, जैसे समझो जय जेटली एक कमरे में है और तहलका के रिपोर्टर हु सपोज टू बी एन आर्म्स डीलर, उसने एक पैकेट पैसे के पकड़ाए। उस कमरे में 4 आदमी थे, एक जय जेटली, एक आदमी उसके पीछे, एक तहलका का आदमी और जो तहलका को लाया था। सबकी वर्जन्स उस इंसिडेंट में अलग, किसी की मैच नहीं करती। तो ये किताब ऐसी थी कि सबकी वर्जन्स सामने लाती थी, एंड देन इट इज़ फॉर द रीडर टू डिसाइड कि सच कौन बोल रहा है। सो एंड देन ऑल्सो इट इज़ हाउ द गवर्नमेंट ने फिर कमीशन ऑफ इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की, और ये ब्रिटिश स्टाइल था कि जब भी कोई प्रॉब्लम होता है जो आपने बरी करना है तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी लगा दो। And the inquiry was generally on the journalists, not on the people who had taken money and prostitutes and all that had happened. So it is really an example, a story of how the government journalists के पीछे कैसे जाती है अगर उनको जो कहानी निकाली उनको पसंद नहीं है, और कोई footprints नहीं पता लगते, because they use the instruments of democracy to go after them. It's not like a dictatorship कि जेल में फांद दो, but they harass you enough to close down your business. और उसके बाद में फिर आपको लगा कि न्यूज़ लॉन्ड्री, वो तो बहुत बाद में लेकिन आपने शुरू किया, जो अपना एक अलग मीडिया को लेकर के ही जिसको कहना चाहिए, वो कल्पना क्यों लगी कि मीडिया में डिटेरियोरेशन है, कुछ बड़ी गड़बड़ है, हाँ, या मीडिया एथिक्स को लेकर के आपकी जो चिंता थी उसलिए आपने ये बात शुरू की? नहीं, वो ऐसे हुआ कि मेरे एक दोस्त हैं अभिनंदन सेकरी, जो पहले न्यूज़ ट्रैक में काम करते थे 90s में। मेरे ख्याल वो खुद कॉलेज में से अभी वो निकले होंगे, 19-21 साल के होंगे।
उनने मुझे अप्रोच किया, उनके प्रोडक्शन हाउस है स्मॉल स्क्रीन, अब मैं उसमें पार्टनर हूँ, कि हम एक प्रोग्राम करते हैं वेयर वी क्रिटिक द प्रेस, वेदर इट्स प्रिंट और टेलीविजन और एनीथिंग, क्योंकि इतना अब गड़बड़ हो गई है जर्नलिज्म में, तो इट्स अ गुड थिंग टू वी स्टार्ट अ प्रोग्राम। फिर हमने सोचा एक पायलट बनाएंगे, हमने 2-3 चैनल्स को अप्रोच किया, उनने सबने कहा बहुत बढ़िया आइडिया है, करेंगे, पर सबने कहा आप हमें नहीं क्रिटिसाइज़ कर सकते, सबको बाकियों को करो। तो अब ये तो ऐसे नहीं चल सकता ना कि वी क्रिटिसाइज अदर पीपल और जिस चैनल पर हम हैं हम उनको ना करें, ये तो मतलब बन गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो फिर हमने सोचा कि दी ओनली प्लेस वे वी कैन हैव द फ्रीडम, कि जहाँ हम बिल्कुल फ्रीडम से क्रिटिसाइज़ कर सकेंगे, उनकी गलतियाँ दिखा सकेंगे, वुड बी द नेट। तो इसलिए हमने फिर न्यूज़ लॉन्ड्री शुरू की। मधु जी, जिस तरह से आप सीरियस जर्नलिस्ट के रूप में आपको जाना जाता है, एग्रेसिव जर्नलिस्ट माना जाता है, लेकिन न्यूज़ लॉन्ड्री में आप एक प्रोग्राम करती हैं, इसमें बड़ा चुटकी, थोड़ा Close बिल्कुल line। एकदम, हाँ, क्लोज लाइन, और जैसे कहना चाहिए कि बड़ा हिट करने वाला भी है, लेकिन सटायर के साथ होता है। ये कैसे आपके दिमाग में आया? मतलब एक तरह से कार्टून को कह सकते हैं, लेकिन अलग ढंग से उसको पेश करती हैं। आई थिंक कभी कभी मुझे थोड़ा मुश्किल भी लगता है, क्योंकि मेरी नेचुरल फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म इज़ सीरियस, पर कई चीज़ इस माहौल में, इस ज़माने में इन बच्चों को कम्युनिकेट करने के लिए मैं समझती हूँ कि कई बार जब मैसेज देना होता है तो सीरियसली उनके दिमाग में नहीं पकड़ेगा। तो ये जो सैटायर है, ये आज के माहौल में मेरा ख्याल कम्युनिकेशन में ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो मैं कह सकती हूँ सैटायर में, अगर मैं 2000 लफ्ज़ में टेक्स्ट में लिखूं शायद वो नहीं पकड़े, पर अगर मैं सैटायर में कह दूं तो मेरा ख्याल है कि मैसेज ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा लोगों को पहुंचेगा। इसलिए मैंने थोड़ा अपने आप को एडजस्ट किया है कि इस तरीके से सैटायर में वही चीज़ जो हम सीरियसली कह सकते हैं वो सैटायर में कही जाए, चाहे हम किसी जर्नलिस्ट का मजाक उड़ाएं, चाहे उनकी गलतियां दिखाएं, चाहे उनकी डुप्लिसिटी दिखाएं, चाहे उनकी पेड न्यूज़ दिखाएं, जो भी कुछ है, अगर वो सैटायर की तरीके से मैं दिखाऊं तो मेरा ख्याल है कि इस माहौल में पीपल आर मोर रिसेप्टिव। तो आपको लगता है कि इंडिया में, हमारे यहाँ एक जर्नलिज्म में जो एथिक्स की बात, एक समय प्रेस काउंसिल के भी कुछ इंस्ट्रक्शंस होते थे, लोग फॉलो भी करते थे, उसको कह सकते हैं बहुत कंजर्वेटिव। अब तो टेलीविज़न आने के बाद तो बड़ा मुश्किल भी हो गया, यू कांट सेंसर और यू कांट चेंज। बट हमारे यहाँ एक तरफ प्रगति भी हुई, प्रोग्रेस हुई हर ढंग से, प्रिंट मीडिया भी बढ़ा, सर्कुलेशन भी बढ़ता गया, टेलीविज़न के भी चैनल्स आए, लेकिन हमारे यहाँ जो दूसरे अपने खास करके यदि हम दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ मतलब ब्रिटेन या अमेरिका की तरह से, वो जो एथिक्स को फॉलो करने वाला है वो बड़ा गड़बड़ा गया है, ऐसा आपको लगता है? मेरे को लगता है कि जो जड़ है इस समस्या की, ये जड़ है पेड न्यूज़। तो ये जो फिलॉसफी हुई कि नंबर 1 कि हम आपको स्पेस बेचते हैं और आपके लिए स्टोरीज प्रमोट, आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। पहले शुरू हुई उनकी लाइट पेजेस में, जो सोशल पेजेस में है। क्यों? क्योंकि अगर आप पैसे बना रहे हो स्पेस बेच के, तो आप पेपर का प्राइस तो बिल्कुल ही ज़ीरो कर सकते हो। तो वही उनने किया। अब कंपटीशन ने क्या करें, दे कांट सेल द पेपर एट अ प्राइस वेयर दे कैन एक्चुअली हैव अ प्रॉफिट, तो उनको भी उनने भी शुरू कर दिया। तो ये जो उनने, अब पता नहीं लगता कि कौन सी पेड एडवर्टाइजिंग है, पेड न्यूज़ है, कौन सी रियल न्यूज़ है। नहीं तो अब तो केजरीवाल भी वही कर रहे वही हैं मैं आपको कहने वाली थी कि वो कहते हैं कि परसों, दुनिया में सबसे बड़े हेल्थ क्लिनिक हमने शुरू कर दिए। मैंने somebody was telling me कि अरे सर, जो पढ़ा लिखा नहीं होता, मतलब एक ऐसा ही आदमी था जो कहता है देखिए वो तो अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि यहाँ का हेल्थ क्लिनिक, वो चूँकि एडवर्टाइजमेंट था, ही डजंट नो कि ये विज्ञापन हेल्थ क्लिनिक ऐसा है जो दुनिया में अमेरिका में नहीं है। एग्जैक्टली ये उनने 3 पेजेस फुल पेज लिए थे, कॉपी ऐसे लिखी हुई थी जो फॉन्ट है बिल्कुल न्यूज़ जैसे, और ऊपर कोने में लिखा हुआ था प्रमोशनल सप्लीमेंट, कुछ एडवर्टाइजिंग कोने में। अब कौन पढ़ेगा वो सारा? उनने, केजरीवाल ने अपनी प्रेजेस, अपना सब कुछ तारीफ लिख लिख के कि हमने, वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि हम भी अमेरिका को कॉपी करना चाहिए मोहल्ला क्लिनिक, सारा अपनी अब इट इज़ फूलिंग द पीपल, एंड that has been the beginning of the destruction of journalism.
और ये दिस इज़ द रीज़न वाई न्यूज़ लॉन्ड्री इज़ इम्पॉर्टेंट. It is also important, other than websites like News Laundry, it's also important for citizens. जो आम आदमी हैं उनको रिएक्ट करना चाहिए कि जब ये लोग ऐसे करते हैं, they should say कि ये गलत है, हम नहीं आपकी बातें मानते हैं, जो आपने कहानी लिखी है, they should tweet about it and show that this is not acceptable. अब ये जो जर्नलिज्म को डाइल्यूट कर दिया है into advertising, I think has been the most damaging thing. पैसा वाला एक अपना है पेड न्यूज़, इसके अलावा भी जो क्रेडिबिलिटी हो, कहीं गॉसिप है उसी को छाप दीजिए, कोई उसको नहीं करेगा. सेंट्रल हॉल, इफ़ यू रिमेंबर इन दोज डेज, सेंट्रल हॉल को कभी कोई लिखता नहीं था कि भाई मधु जी से आप किसी से आपने बात की है, वो प्राइम मिनिस्टर से की है या मिनिस्टर से, उसको रिपोर्ट नहीं होता था. अब ये है कि सेंट्रल हॉल के नाम पर कॉलम है, टेलीविज़न के प्रोग्राम्स हैं. सो हमारी क्रेडिबिलिटी गिरने में ये भी एक बड़ा रीज़न है कि हम खुद ने बहुत ही जल्दी में, इसको कहते हैं फास्ट, कल ही ये खबर हम लगा दें, उनका कोई कंप्यूटर नहीं ले लेगा, तो उसको चेक किए बिना, कंफर्म किए बिना, रिग्रेट किए बिना भी कई बार तो ऐसी चीज़ें चल जाती हैं. दैट इज़ अ बहुत बड़ी समस्या है. क्रेडिबिलिटी बहुत डैमेज हुई है. और जब गलती हो भी जाती है तो मैंने ये देखा है कि जब अपॉलॉजी करते हैं इतनी एरोगेंस के साथ, इफ़ योर फीलिंग्स आर हर्ट, अरे आपने गलत कहानी लिखी है, just say it is here is the correction, we withdraw the older story, our apologies. इतना भी नहीं करते. मतलब it is like if you are hurt, we stand, but ये ज़रूर लगे we stand by our story. How do you stand by a story when it is factually incorrect? तो ये बहुत मतलब घमंड आ गया है जर्नलिस्ट में कि हमने गलती नहीं मानी. जल्दबाजी आप कह रहे हैं वो भी है कि बगैर चेकिंग डाल दो स्टोरी, बाद में पता चलता है कि पूरी स्टोरी बिल्कुल गलत है. तो पर ये मैं कह सकती हूँ कि ये जो लफ्ज़ अब लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगे हैं, प्रेस्टिट्यूट, जनरल वीके सिंह ने शुरू किया था कि जब कोई जर्नलिस्ट ने उनको सवाल पूछे जो उनको अनकंफर्टेबल लगे, और वो मेरे एस्टिमेट में वो गलत काम कर रहे थे, और जब जर्नलिस्ट ने उनको पूछा तो उनने ये फ्रेज़ यूज़ किया कि मैं प्रेस्टिट्यूट को क्यों जवाब दूं. अब ये पूरे प्रोफेशन को ऐसे बदनाम करना ये अनफेयर है. क्योंकि आप किसी भी देश में देखिए और किसी भी प्रोफेशन में देखिए, सब प्रोफेशन में करप्शन भी है, गलत काम भी होते हैं. उसका ये नहीं मतलब कि सारे ही ऐसे हैं उस प्रोफेशन में. जब एडिटर्स गिल्ड ने रजत शर्मा को वार्निंग दी और उन्होंने क्या किया, ही वॉकड आउट ऑफ द गिल्ड, ही डजंट केयर. तो इसमें सेल्फ रेगुलेशन क्या, अगर इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं है that when your peers are telling you that what you're doing is unethical and wrong, you ignore it. मधु त्रेहन से अब तक तो हम बहुत ही अच्छे सवाल पूछते आए हैं, बहुत ही कंफर्टेबल सवाल. लेकिन जब कोई मेहमान उनकी न्यूज लॉन्ड्री में आता है तो अक्सर वो उसे धो देती हैं. Do you think we in the media have been fair in the sense of other riots that have taken place? Recent one says in Muzaffarnagar. Have we laid the blame as squarely to people in power as we did with Narendra Modi in 2002? You know all about paid news. You know all about the kind of agreements that are made in equity and private treaties and all that. आप ये नहीं समझते कि अब जर्नलिज्म सबसे गिरी हुई जगह हो गई है? दुख तो होता है. If a journalist receives documents from anyone and you yourself send somebody of your own to an address that turns out to be fake, is that not a note for alarm? No, for the simple reason. So you accept no, it? Please. Okay, but let's understand enough. one thing. No, enough. That by accusation, what is happening is that you're creating अरे a climate. छोड़ो यार, अब तुम बोलोगे भाग गई थी. नहीं. हाँ बोलो, चलो. चक्कर लेके बैठ तो गई ना. ऐसा नहीं है कि मधु में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है. You do have some connection with noses and knees. Yeah, well, is it? In our family, we always used to joke about the family nose, and I just exaggerated it, I guess. वैसे गाहे बिगाहे मधु त्रेहन राज्यसभा टीवी का प्रचार जरूर कर देती हैं. Do you know whose TRPs are going up?
दूरदर्शन, लोकसभा टीवी, very राज्यसभा happy. टीवी। बात ऐसी है कि राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी में देख के कुछ सुकून होता है। एग्जैक्टली क्योंकि वो ठहरा देता है हाँ, आपको, झटके आदमी में सुन आपको भी रोकता सकता है। हाँ, अब मिलिए संत मधु त्रेहन से। Rajdeep, I'm going to do what Sri Sri Ravi Shankar said to you. Okay. Are you, look at me, are you happy? Are you really, really happy? What did you say to him? I said, I am. Really, I really guess happy? so. I said, I guess so. Then you're not really happy. एक मधु जी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जो बड़े हाउस आए या पेड न्यूज़, छोटे अखबार या छोटा जो इंडिपेंडेंट काम कर सकें, उन्हें लोग कह सकते हैं कि भाई आप एक अच्छे परिवार से आई, प्रिंटिंग प्रेस था या डॉक्टर त्रेहन है, मतलब एक सपोर्टिंग जो बाहर इमेज बनती है, लेकिन और दूसरे कंट्रीज़ में छोटे छोटे अखबार भी ठीक से चले अपने को मान करके। इस नए लिबरलाइजेशन में हुआ ये है कि आपकी तरह से कोई और अपना चैनल, अपनी चीज़ें शुरू करना चाहे तो बड़ा मुश्किल सा हो गया, ही कांट सर्वाइव। नहीं, ऐसा है, आप न्यूज़ लॉन्ड्री की बात कर रहे हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री जनरल, मतलब मैं नहीं, जनरल बात कर रहा अब हूँ। मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ। न्यूज़ लॉन्ड्री जब हमने शुरू किया, हमने कैसे फंड किया? हमारी प्रोडक्शन हाउस है स्मॉल स्क्रीन प्रोडक्शंस, वो कमर्शियल्स बनाते हैं, फिल्म्स बनाते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक के लिए, फॉक्स ट्रैवलर के लिए, कुकिंग शोज़ करते हैं, कमर्शियल्स बनाते हैं कंपनीज़ के लिए। उसके प्रॉफिट्स में से हमने चैनल किया इनटू न्यूज़ लॉन्ड्री। सो न्यूज़ लॉन्ड्री फॉर 3 years has been a loss making property. I had no support, none of us have had support from my husband or from anything. It is a standalone company by itself. और ये मैं कह सकती हूँ कि जो मेरे पार्टनर्स हैं, they are very young, they have young families. Despite that, उनने अपने पैसे लगाए हैं, उसी प्रॉफिट्स में उनने लगाए हैं। तो ये जो इमेज बन जाती है कि ऐसे, मतलब रियलिटी में नहीं होता कि मैं मेदांता के पैसे थोड़ी ना डाल सकती हूँ इसमें। Medanta by itself has its board of directors. With what justification is Dr. Trehan going to take money out of Medanta and put it in my company? ऐसे नहीं हो सकता ना। तो ये उल्टी बात है। दूसरी बात है कि कई लोगों ने बहुत कम पैसे से, ये इंटरनेट की ये खूबी है कि बहुत लोगों ने शुरू किए हैं काम। अब ये चित्रा सुब्रमण्यम ने किया है, सिद्धार्थ वरदराजन ने किया है, द वायर। कई लोगों ने बहुत कम पैसों से, और उनको फिर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी मिली है। तो ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ बिग हाउसेस कर सकते हैं। मेरे ये ख्याल आता है कि जो बिग हाउसेस हैं, दे आर इन बिग ट्रबल। जो टीवी चैनल्स हैं, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर पुराने ज़माने से इतनी बड़ी है कि इतने लोग उनने हायर किए हुए हैं। उनने भी 200-300 लोग को फायर किए हैं हर चैनल ने, और बहुत न्यूज़ उसमें भी आई है कि इतने लोग फायर हैं। उनको करना पड़ा क्योंकि उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी भारी थी, उनके स्टूडियोज़, भारी भारी स्टूडियोज़, भारी इक्विपमेंट, सब कुछ। अब जो प्रोग्राम वो करते हैं, हम वो मिनिस्क्यूल कॉस्ट में इंटरनेट पर कर सकते हैं। एक कोई दीवार लगाई, एक माइक लगाया, 2 लाइट लगाई, हमने कर लिया। ऑडियंस को क्या फ़र्क पड़ता है कि हमने 50 लाख एक स्टूडियो पर स्पेंड किया कि हमने 5000 स्पेंड किया। जो हमने कंटेंट प्रोड्यूस किया, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन जितने पैसे स्टूडियो में लगाए। मतलब ये कि डिजिटल आने के बाद कम खर्च में एक हम अच्छे कम प्रोडक्शन खर्च में काफ़ी कुछ कर सकते हैं, और इसीलिए वो जो चैनल्स, जो बिग हाउसेस हैं, दे आर हर्टिंग बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उनकी खर्चा बहुत है। हाउ डू यू ब्रिंग इट डाउन? हाउ डू यू फायर द होल लॉट? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पोजिशन दैट दे आर इन, वेयर एज वी रन ऑन अ शू स्ट्रिंग। हम तो बहुत कम पैसे खर्च करते हैं इन डूइंग अ प्रोग्राम। एक टेबल लगाई, एक बैकग्राउंड लगाया। लेकिन टोटल मीडिया के लिए, जैसे ओम्बुड्समैन का एक ज़माने में जस्टिस भगवती को बनाया गया था, या हिंदू में भी कुछ हद तक है, रीडर्स राइटर्स है, आपको लगता है इंडिया में क्या तरीका हो सकता है? क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी, कल आज बीजेपी है, कल कांग्रेस है, समाजवादी है, यदि वो अपना एक डंडा बिठा देगा तब तो वो बिल्कुल ही फ्रीडम ख़त्म हो जाएगी। व्हाट मॉडल यू थिंक कि कुछ हो सकता है ऐसा कुछ जिससे रेगुलेशन हो सके? क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन भी कई लोग नहीं मानते हैं, मतलब, लेकिन उसको कुछ हो सकता है। सेल्फ रेगुलेशन में भी मुश्किल है, आउटराइट सेंसरशिप में भी मुश्किल है। अब सेल्फ सेंसरशिप में आपने इंसिडेंट देखा होगा जब एडिटर्स गिल्ड ने रजत शर्मा को वार्निंग दी, और उन्होंने क्या किया? ही वॉकड आउट ऑफ द गिल्ड, ही डजंट केयर। तो इसमें सेल्फ रेगुलेशन क्या? अगर इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं है that when your peers are telling you that what you're doing is unethical and wrong, you ignore it. So there is a problem there.
Secondly, censorship from the government, I think, is a terrible thing because that affects democracy, it affects all the people and what they know and what they get to know and all that. So I think the only solution is that if it becomes economically viable to be ethical, कि जो unethical लोग हैं वो पेपर अगर लोग मत खरीदें, अगर वो उनको सपोर्ट नहीं दें, जो चैनल्स अनएथिकल चीज़ें करते हैं उनको मत देखें, तो उनके TRPs में रिफ्लेक्ट होएगा. तो जब it becomes ethically, when ethically morally correct journalism is supported, more people see it on television, more papers are bought that will work. That is the only thing that will work. Because when it hits them economically, when it hits their profits, कि अगर हम ये ऐसे cheap journalism करते हैं, अगर हम unethical चीज़ें करते हैं, अगर हम paid news करते हैं, हमें लोग देखेंगे नहीं, हमें हमारा पेपर खरीदेंगे नहीं, हमारी चैनल ऑन नहीं करेंगे, then it will hit them. तो जी एक थोड़ा दूसरा हट करके एक सवाल पूछना चाहता था. ये प्रोफेशन भी वैसा ही है जो डॉक्टर का प्रोफेशन होता है, मतलब ऑलमोस्ट 24 आवर्स या 18 आवर्स 20 आवर्स. डॉक्टर नरेश त्रेहन इतने मैंने आपके उनको और आप दोनों का प्रोफेशन ऐसा ही है जो लगातार काम करता है. सो हाउ आप दोनों में कैसे उसको एडजस्ट करते हैं, क्योंकि तो दोनों लोग यदि इतना लगातार काम करते रहेंगे तो एक दूसरे के लिए समय नहीं है. शुरू से ही when Naresh was in New York and he was working as a junior resident, जहाँ 24 घंटे काम करना पड़ता है, हफ्ते में घर एक बार ही आओगे, he was very happy that I was busy with my master's degree in journalism. And I was very happy that he was there. So दोनों profession में focus कर सकते हैं. So that has been our culture. When I was taking care of the children, I was a single parent, because Naresh was at work all the time. And I don't think I'm the only single parent in the world. Army officers' wives, Navy, merchant Navy wives, कई professions हैं where, and half of 90% of rural India women, where their husbands are here working in the cities, they bring up their children alone. So I don't think I was unique in that. It is a normal thing. I didn't have any problems with it. I was happy doing it. And even now, I think in our whole family, now my 2 daughters are adults, the work culture is paramount. That is our ethos. In fact, I tell my children that they should, because both are mothers now, that they should work less and spend more time with their kids, although they do spend a lot of time with their kids. I think it's a lot of stress doing so much. फिर भी वो कहते हैं कि आपने किया तो हम क्यों ना करें. चलिए, तो मधु जी आपसे जो बात हुई अच्छा लगा कि एक ऑप्टिमिस्टिक नोट के साथ हम इस बात को खत्म करते हैं. ये मैं कह सकती हूँ कि being optimistic in India is a full-time profession. You have to work on it. और अगर आप समझते हैं कि इंडिया में इतना गड़बड़ हो रही है जो कश्मीर में हो रही है, I have never known a time from the age of 14 that India is not on the brink. We are always on the brink. Jawaharlal Nehru ji ने announce किया कि Hindi is a national language. At that time we thought कि India would be cut in two, South India, North India. People were immolating themselves for the sake of language. Nothing happened. We stayed one country. So we're always on the brink and we'll always survive. Yeah. तो निश्चित रूप से हम पहले भी जिंदा रहे हैं, जिंदा रहेंगे. इस बातचीत के साथ हम यही बात समाप्त करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी. नमस्कार. आपको धन्यवाद. थैंक यू. मधु त्रेहन शुरू से ही जिंदा दिल, आत्मविश्वासी और मेहनती महिला रही हैं. यही कारण है कि उनके सहयोगी उनकी तारीफ तो करते ही हैं, साथ ही उन्हें हार्ड टास्क मास्टर का भी खिताब देते हैं. लेकिन इस मजबूत दिल के पिघलने का एक सबूत तो हम आज भी दे सकते हैं. डॉक्टर नरेश त्रेहन से उनका प्यार और फिर शादी. डॉक्टर त्रेहन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने पहली बार मधु को हिंदू कॉलेज की पार्टी में देखा. I spotted her, and it was basically the moment she walked into the room, her presence kind of struck me. That's how it all started. और बस पहली नजर का प्यार हो गया. हालांकि प्यार से शादी तक के सफर में कुछ दिक्कतें आईं, लेकिन कहते हैं ना, वो प्यार ही क्या जो मुसीबतों से हार मान जाए. दोनों के शौक भी मिलते जुलते हैं, दोनों फिल्मों के शौकीन हैं. लेकिन मधु में पत्रकारिता ने इस कदर जड़ें बैठा ली हैं कि वो किसी की फैन नहीं है. फिर भी हाल ही में आई चर्च स्कैंडल पर बनी फिल्म स्पॉटलाइट मधु को काफी पसंद आई. I don't want you recording this in any way, shape or form. Nothing.
We understand you've settled several cases against the church. I can't discuss that. There aren't any records of any of these settlements. Nope. लेकिन मधु हिंदी फिल्मों की बड़ी कदरदान हैं। वो उड़ता पंजाब फिल्म की तारीफ करते नहीं थकती। अगर तुझे कोई बोले कि जो निकल गया ना वो तेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम था, वापस नहीं आना, बाल खत्म, पार्टी ओवर, गो होम। उनके मुताबिक अब वक्त आ गया है कि हॉलीवुड को भारतीय सिनेमा से सीख लेनी चाहिए। कार जाना है? संगीत में त्रिहन दंपत्ति गजलों का शौक रखते हैं। उनकी पसंदीदा कलाकार हैं इकबाल बानो और आबिदा परवीन। मेरा कौन पिछाने रास्ता, मैं सूफी हूँ सरमस्ता। लेकिन मधु का ऑल टाइम फेवरेट गाना है साहिर लुधियानवी का लिखा वो सुबह कभी तो आएगी। जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। हम तो बस यही कहेंगे आमीन।